आएगा तो उसको आज हम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर्वप्रथम हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ। हम लोग देखे थे कि विलियम क्रूक्स ने एक कांच की नली लेकर के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, जिससे कैथोड से और एनोड से एक विशेष प्रकार की किरणें निकल रही थी। इसका विशेष अध्ययन किसने किया? जे थॉमसन ने। जिससे पता चला कि परमाणु में एक कण होते हैं जो जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है उसे प्रोटॉन कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो थॉमसन के मन में एक प्रश्न उठा कि बाबू, अगर यदि यह कण है परमाणु के अंदर में तो कहां पर स्थित रहता है। तब जाकर के थॉमसन ने जब बोले कि परमाणु की आकृति तारबूज के आकार की होती है, और यह प्लस वाला कण जो है वो तारबूज के जो लाल भाग होते हैं उस रूप में रहता है, और माइनस वाला जो कण रहता है, माइनस जिस कण के ऊपर माइनस चार्ज रहता है वह कण तारबूज के बीज के रूप में लाल भाग वाले हिस्से में धसा हुआ रहता है। और बोले कि परमाणु की आकृति गोल होती है इस प्रकार से। सुनना, परमाणु की आकृति गोल होती है, इसके अंदर प्लस चार्ज संपूर्ण भाग में विस्तृत रहता है। संपूर्ण भाग में क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। इसी में इलेक्ट्रॉन कण भी, ऋणावेशित कण भी समाहित रहता है। माइनस कण इस प्रकार से विस्तृत रहता है हर जगह, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो हम लोग लिखेंगे तो आएगा, अगर यदि क्वेश्चन आएगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल को लिखें तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखो परमाणु का थॉमसन का परमाणु मॉडल देकर के डैश लिखो, इसके बारे में लिखाते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, क्वेश्चन लिखो। हम लोग कैसे आंसर देंगे इसका? लिखो, थॉमसन ने, आंसर में लिखना, 1904 ईस्वी में ने 1904 ईस्वी में विद्युत विसर्ग के अध्ययन पर विद्युत विसर्ग वर्ष के 100 गोफ्रेप के अध्ययन पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु सुनो, जब उन्होंने सर्च किया तो निष्कर्ष से पता चला, निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु होता है बाबू वह धन और ऋण कणों से बना होता है। धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों से वो क्या होते हैं? बना होते हैं। कौन? तो परमाणु। लिखो वहां पर क्या लिखा रहे थे कि परमाणु धन और ऋण आवेशित कणों से बने होते हैं।
इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। हाँ, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। इस परमाणु में धन आवेश संपूर्ण भाग में बंटित रहता है, बटा हुआ रहता है, सभी क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। धनावेश परमाणु के सभी क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। तथा धन आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं। घुसे रहते हैं। हाँ, ये सब कौन बोल रहे हैं? टॉमसन बोल रहे हैं। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो टॉमसन के मन में प्रश्न उठा हो कि परमाणु में आखिर ये रहता है किस रूप में। तो उसने एक रूप दिया और बोले कि परमाणु जो होते हैं तारबुज के आकृति की होते हैं और उसमें प्लस कण, धनावेशित कण सभी भागों में विस्तृत रूप से फैली हुई रहती है, विस्तृत रहती है, जिसमें माइनस वाले कण, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, वह कण उस प्लस चार्ज में धसी हुई रहती है या घुसी हुई रहती है। ठीक, यही थे क्या टॉमसन के परमाणु मॉडल। ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा किरण। जी सर, अब अल्फा, बीटा, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, हेनरी बेकुरल। दूसरा पॉइंट, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था। हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता क्या है उसको भी वर्णन करेंगे। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था। पूछा जाए क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने की थी? हम लोग क्या बतलाएं? हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रिय तत्व होते क्या? इन्होंने यूरेनियम का सर्वप्रथम खोज किया था। यूरेनियम, जिनका संकेत क्या होते हैं? यू। रेडियो सक्रिय तत्व एक ऐसा तत्व है जिससे हर हमेशा एक अदृश्य किरणें निकलती है, हमेशा, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती। अदृश्य किरणें निकलती है जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर जिंक सल्फेट का पात्र ले जाने पर वह पात्र चमकने लगता है।
इससे एक प्रकार विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती है हर हमेशा, जो नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे हवा चलती है, हवा बहती है, सिर्फ क्या कर देख सकते हैं उसको, सिर्फ अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसके सामने किसी हल्के पदार्थ ले जाते हैं तो हिलने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से इससे जो किरणें निकलती है पदार्थ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलती है उसको हम लोग देख नहीं सकते, इसीलिए उसे अदृश्य किरणें कहते हैं। सुनो थ्योरी लिखाएंगे बाद में। इससे जो किरणें निकलती है उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कैसे हम जानेंगे? तो उसके ऊपर जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट का अगर प्लेट ले जाते हैं तो यह प्लेट चमकने लगता है। रोड साइड में नहीं चमकता है वो, देखा है, रेडियम रहता है उसमें। हाँ, लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, नहीं चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यह किरण जब इससे जो किरणें निकलती है इसके ऊपर जो पड़ता है तो यह भाग क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और इसके ऊपर यदि फोटोग्राफी प्लेट को ले जाकर के रखते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कला हो जाते हैं, उसके ऊपर धब्बा उत्पन्न हो जाते हैं। इसके ऊपर यदि रेडियोएक्टिव किरणों को ले जाया जाए तो यह फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर काला धब्बा बन जाता है, या तो किसी प्रकार का धब्बा या काला या उजला या नीला या लाल रंग का धब्बा उत्पन्न हो जाता है। इससे पता चलता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ किरणें निकलती है। इसका पूर्ण अध्ययन हेनरी बेक्यूरेल नहीं कर सके, लेकिन दूसरा वैज्ञानिक पुनः आए, कौन? तो रदरफोर्ड नहीं है, रदरफोर्ड ने इन किरणों का पूर्ण व्याख्या किया, इनका पूर्ण अध्ययन किया, विस्तार रूप से अध्ययन किया। उन्होंने इस किरणों को, किसको, रेडियो एक्टिव किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारे। तो उनका फिगर बना रहे हैं, देखने का, समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन आया वो कि रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने की थी, बताओ? हेनरी बेक्यूरेल। किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल। जिससे एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वह किरणें जिंक सल्फेट के पात्र को प्रभावित करते हैं, जिससे चमकने लगते हैं। फोटोग्राफी प्लेट क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक पात्र में, मान लो शीशा का पात्र है कुछ, रेडियो एक्टिव पदार्थ को लिए। कौन? रदरफोर्ड ने ये सब प्रयोग कर रहे हैं। कौन प्रयोग कर रहे हैं? रदरफोर्ड। इस पात्र में, इस बर्तन में रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेकर के रखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक छिद्र कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलती है, एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलती है, विशेष प्रकार की किरण। जब इस किरण को किसी फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर प्रभावित कर, जब इसको के ऊपर ले जाते हैं, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर ले जाते हैं इस किरण को, तो उसके ऊपर एक धब्बा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? दाग उत्पन्न हो जाता है। किससे? रेडियो एक्टिव किरण से। किसके ऊपर हो जाते हैं? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर तो धब्बा उत्पन्न हो जाता है। अगर यदि मान लो दीप मोमबत्ती जल रहा है, वो उसके ऊपर कागज ले जाएंगे तो उसके ऊपर काला काला धब्बा उत्पन्न होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब रेडियो एक्टिव किरण को किसी फोटोग्राफी प्लेट, मान लो पेज है, पन्ना है, यही सब, उसके ऊपर प्रभावित करते हैं तो उसके ऊपर काला धब्बा उत्पन्न हो जाता है। इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? काला धब्बा। अगर यदि इसी किरण को विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा जाए, किस क्षेत्र से? विद्युतीय क्षेत्र से, मतलब एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज गुजारा गया, तो देखा गया बाबू कि यही किरणें 3 भागों में विभक्त हो रही है। कौन सा किरणें? रेडियो एक्टिव
किरणें कितने भागों में विभक्त हो रही है? 3 भागों में विभक्त हो रही है। इसको बड़ा कर देते हैं। एक किरण सीधे निकल रही थी, एक किरण नीचे की ओर निकल रही थी। 3 भागों में विभक्त हो रही थी। कब? जब इस किरणों को विद्युतीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो जो किरण प्लस की ओर मुड़ रही थी उसका नाम बीटा रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? बीटा। और बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। कुछ देर पहले लिखा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। और जो किरणें माइनस प्लस की ओर मुड़ रही थी, जो किरणें प्लस की ओर मुड़ रही थी उसका नाम अल्फा रखा गया। हाँ, कौन रख रहे हैं नाम? रदरफोर्ड। ये सब प्रयोग कौन कर रहे हो? रदरफोर्ड प्रयोग कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने एक कांच के पात्र में रेडियोएक्टिव पदार्थ को लिया, जैसे नमक क्या पदार्थ नहीं है वो, मेटल, ऑक्सीजन, ये सब क्या पदार्थ है, उसी प्रकार से एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिए, उसको कांच में रख करके एक छिद्र के द्वारा इससे जो किरणें निकल रही थी उसको विद्युतीय क्षेत्र से गुजारते हैं। तो वो देखते हैं रदरफोर्ड कि यही किरणें 3 भागों में विभक्त हो रही है। एक किरण सीधे निकल रही है, एक किरण नीचे की ओर जा रही है, एक किरण ऊपर की ओर जा रही है। 3 जगह प्रभावित हो रही है। फोटोग्राफी प्लेट कितने जगह प्रभावित हो रही है? 3 जगह। या इससे पहले हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न नहीं किया जा रहा था, विद्युतीय क्षेत्र को नहीं लगाया जा रहा तो सीधे निकल करके सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रभावित कर रहा था वो, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न किया गया था और उस क्षेत्र से इस किरण को गुजारा गया था, वो 3 भागों में विभक्त हो रही। कौन? रेडियोएक्टिव किरणें। तो एक का नाम बीटा रखा गया, एक का नाम अल्फा और एक का नाम गामा रखा गया। एक का नाम क्या रखा गया? गामा। तो इससे पता चल अल्फा का के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस। कैसे प्लस चार्ज रखा गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस चार्ज किसको आकर्षित करते हैं? प्लस को कि माइनस को? प्लस को। इधर आकर्षित कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, तब नहीं नीचे की ओर आया ये। तो इससे पता चलता है कि ये जो किरणें है, अल्फा किरणें क्या होती है? धनात्मक। और प्लस किसको आकर्षित करता है? माइनस। इस ओर जो मुड़ रहा है इधर आकर्षित खींचने का प्रयास किया है, तब नहीं इस ओर ऊपर चला गया है किरण। इससे पता चलता है कि बीटा किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि जो किरणें सीधे निकल गई, इससे पता चलता है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं। तो गामा किरणें क्या होती है? उदासी। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक, ये सब प्रयोग कौन कर रहे हैं? रदरफोर्ड। ये सब प्रयोग कौन कर रहे हैं? रदरफोर्ड। याद रखना। तो रेडियोएक्टिव किरणें कितने किरणों से बनी होती? 3 किरणों से। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा, बीटा और गामा। चलो इस फिगर को नोट करो। रदरफोर्ड लिखो और एक कांच का पात्र बनाओ, इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ और एक किरण। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है 3 जगह। और इसके साथ साथ अल्फा किरणें जो होती है, अल्फा किरण जो होती है हीलियम के नाभिक के समान होती है। अल्फा किरण हीलियम के नाभिक के समान होती है। हीलियम का नाभिक क्या होता है? मतलब हीलियम का नाभिक, नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनका द्रव्यमान कितना हो गया? 4। और परमाणु संख्या? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज। तो +2। यही है हीलियम का नाभिक। तो अल्फा किरण हीलियम
के नाभिक के समान होती है। याद रखना, अर्थात He4 और 2+। इसको नोट कर लो नीचे। अल्फा किरण हीलियम के नाभिक के समान होती है, इसके ऊपर +2 चार्ज रहता है, 2+, और इनका द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किए थे। वह प्रयोग इस प्रकार से, उसने अल्फा किरणों को, किस किरणों को, अल्फा किरणों को, यही अल्फा किरण, यही अल्फा किरण, सोने के पतले, बहुत पतले पन्नी के समान, पन्नी दिखाया हो ना, पन्नी के समान सोने का एक पत्थर लिया, पन्नी के जैसा पतला, एकदम बहुत पतला, उसके ऊपर बहुत पतला ही प्लेट, स्वर्ण पत्थर, स्वर्ण का है, सोने का, बहुत पतला है, पन्नी के जैसा, याद रखें। इस पत्र के ऊपर अल्फा किरणों का बौछार किया, मतलब उसके ऊपर आश्रित किया। ठीक, जब इस किरणों को उसके ऊपर ले जाया गया तो उसने देखा, कौन, मिटा देता इसको, कि कुछ किरणें सीधे निकल रही थी, कुछ किरणें हल्की विक्षेपित हो रही थी, मुड़ रही थी हल्की मात्रा में, और कुछ किरणें बहुत अधिक मात्रा में विक्षेपित हो रही थी। यहां से पढ़ने के टकराने के बाद इधर मुड़ रही थी, सीधे निकल गई किरणें, ये किरणें हल्की मात्रा में मुड़ रही है, जबकि किरणें क्या हो रही, बहुत अधिक मात्रा में मुड़ रही है, और बहुत ही कम किरणें इसी दिशा में पुनः लौट रही थी, बहुत कम किरणें, जबकि अधिकांश किरणें इस दिशा में जा रही थी। ये सब कौन कर रहा है, रदरफोर्ड एक अल्फा किरणों को लेते हैं और सोने के पत्र को लेते हैं। जब इस किरणों को उसके ऊपर डाला जाता है तो वह देखते हैं कि बहुत अधिकांश किरणें सीधे निकल रही थी, सीधी रेखा में गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही किरणें क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी, और उससे भी कम किरणें उसी दिशा में लौट रही थी। यदि 10,000 किरणें मुड़ रही थी अपने पथ से, तो एक किरण उसी दिशा में पुनः लौट रही थी। इसके चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फेट का एक पात्र लगा करके रखा था, जांचने के लिए कि कितनी किरण जो है
मुड़ रही है और कितनी किरणें सीधी रेखा में निकल रही है। ये किस चीज का पात्र है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यहाँ पड़ता धब्बा उत्पन्न हो जाता था बाबू, जिससे पता चलता था कि किरणें इस यहाँ पर आ रही है, कुछ किरणें यहाँ सीधे निकल रही है, कुछ किरणें इधर आ रही है, कुछ किरणें सीधे, बहुत ही कम किरणें इस दिशा में निकल रही थी, जबकि अधिकांश किरणें उसी दिशा में जा रही थी। ठीक, यही इससे पता चलता है, इससे उनको परिणाम मिला। वहां पर लिखना रदरफोर्ड का चित्र बना लिया पहले। लिखो रदरफोर्ड का प्रयोग, क्या क्या प्रयोग किए, जो बोले अभी समझाया शब्द में लिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, पढ़ना है। रदरफोर्ड का प्रयोग, हाँ प्रयोग लिख करके डैश दे दोगे। लिखो रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में स्वर्ण के पतले पत्थरों पर, स्वर्ण के पतले पत्थरों पर रेडियो सक्रिय पदार्थों से रेडियो सक्रिय वैसा तत्व जिनसे हमेशा कुछ किरणें निकलती रहती है, उस पदार्थ को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों से प्राप्त अल्फा कण, प्राप्त अल्फा कण, अल्फा कण को उस पत्थर पर प्रहार किए, उस पत्थर पर प्रहार किए, जिनके निम्नलिखित परिणाम मिले। डैश नंबर 1, नंबर 2 लिखाएंगे बाद में, पहले वहां लिखो। तो उसने देखा हो कि बहुत सी किरणें क्या हो रही थी, सीधे निकल रही थी, कुछ किरणें मुड़ रही थी, दोनों ओर क्या हो रही थी, मुड़ रही थी, और बहुत ही कम किरणें क्या उसी दिशा में पुनः लौट रही थी। यही 3 कंडीशन लिखना है कि अधिकांश किरणें उसी दिशा में निकल रही थी, लेकिन कुछ किरणें मुड़ रही थी, विक्षेपित हो रही थी, लेकिन बहुत ही कम किरणें इसी दिशा में मुड़ रही थी। नंबर 1 में लिखो अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, मतलब बिना मुड़े रहे, बिना
बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके स्वर्ण पत्थर पार कर गए, करके नहीं होगा, गलत लिखा, पार स्वर्ण पत्थर पार कर गए। हाँ, अधिकतर अल्फा कण किरण क्या हुए, पार कर गए। अधिकांश ये सब अल्फा किरण है, ये सब अधिकांश किरणें क्या हुए, पार कर गए सीधी रेखा में, कहीं विचलन नहीं हुई। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। कुछ ही अल्फा कण क्या हुआ, वो विचलित हो गए। देखो तो, कुछ, सभी नहीं, हल्का मात्रा में, जबकि ज्यादा क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे, लेकिन हल्का मात्रा में क्या होने लगे, विचलित होने लगे। ठीक ना। नंबर 3, हाँ, तीसरा परिणाम क्या मिलता है, बहुत ही कम कम अल्फा कण पत्थर से टकराने के बाद नब्बे डिग्री से अधिक कोणों से विचलित हो जाते हैं। यही 3 परिणाम देखे, कौन, रदरफोर्ड। क्या क्या परिणाम देखे, एक बार फिर से देखो, सुनो। मान लो स्वर्ण पत्थर है, जब इसके ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को प्रहार किए तो अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल रही थी। क्या हो रही थी, पहला पॉइंट ये लिखा है, जब स्वर्ण पत्थर के ऊपर सोने का बहुत पन्नी के आकार का पतला एक पत्थर लिया गया सोने का, उसके ऊपर अल्फा किरण, कौन सा किरण, अल्फा किरण को प्रहार किया गया। कौन प्रहार कर रहे हैं, रदरफोर्ड करा रहे हैं वो। तो देखा गया, उन्होंने देखा क्या कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल रही थी। क्या निकल रही थी, इससे क्या पता चलता है, ये भाग क्या गैप होगा, खाली होगा, तब ना वो सीधे निकल रहा है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वस्तु रहता तो निकल सकता उधर, खाली है तब निकल रहा है वो सीधा। लेकिन द्वितीय स्थिति में उन्होंने क्या देखे कि कुछ अल्फा किरणें क्या हो रही थी,
विक्षेपित हो रही थी, सीधे नो निकल करके क्या हो रही थी, फैल रही थी। विक्षेपित होना मतलब मुड़ना। कुछ किरणें क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी द्वितीय स्थिति में। तृतीय स्थिति में उन्होंने देखा, वो परिणाम मिला उनको कि कुछ ही किरणें, बहुत कम, लाख किरणें पार हो रही सीधे, उसमें से एक ही किरण क्या हो रही थी, पुनः इसी दिशा में जाकर के इसी दिशा में मुड़ रही थी। बहुत ही कम किरणें तृतीय स्थिति में देखी। तो इससे पता चलता है बाबू कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। खाली रहेगा तब ना वो सीधा निकलेगा रे। तो निष्कर्ष दे करके डैश लिखो, निष्कर्ष। हाँ, निष्कर्ष। डैश दो, स्टार लगा दो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसे निष्कर्ष निकलता है। नंबर 1 में लिखना परमाणु का अधिकांश भाग परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। नंबर 2, नंबर 2 लिखने से पहले समझो इधर, यहाँ पर पहले प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इधर से हम अल्फा किरण को गुजार रहे हैं, यहाँ से सीधे अल्फा किरण, किस अल्फा किरण के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, इधर से जा रही है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ना हो। तो प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्लस प्लस को आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे से क्या होता है, गुस्सा होता है, एक दूसरे को अलग करता है। तो यहाँ पर यदि प्लस जा रहा है, यहाँ से क्या होगा रे, किरण सीधे निकलेगी कि इधर जाएगा, नहीं मतलब सीधा नहीं जाएगी किरण सीधे रेखा में नहीं जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है यार। 2 सेट जा रहा है, सीधा जाएगा, कभी जाएगा, लड़ने लगेगा, एक दूसरे को क्या करता है, अलग हो जाएगा, साइड होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब यह किरण इससे निकल रही है तो ये इस दिशा में मुड़ जाएगी। इससे पता चलता है वो कि ना भी परमाणु के मध्य भाग में प्लस चार्ज है तब ना वो विक्षेपित हो रहा है। यहाँ पर कोई प्लस चार्ज होगा तब नहीं विक्षेपित हो रही किरण, इसके बीच में प्लस चार्ज होगा तब ना किरण मुड़ेगी इधर, कि माइनस चार्ज रहता तब तो आकर्षित हो जाता है। लिखो 2 नंबर में, परमाणु के अंदर अवश्य ही धन आवेश, अवश्य ही धन आवेश से युक्त कोई
कोई कोई पदार्थ रहता है। नंबर 3, नंबर 3, परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में, मध्य में उपस्थित धन आवेश का आयतन, का आयतन अत्यंत कम होता है। अत्यंत कम होता है। होता है, हाँ, कम होता है। इसी धन आवेशित, इसी इसी धन आवेशित, इसी धन आवेशित इसी तरह से पदार्थ को नाभिक कहा गया है। इसी धन आवेशित पदार्थ को नाभिक कहा गया है। तो मतलब नाभिक का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। क्वेश्चन लिखो वहीं पर, नाभिक का खोज। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। नाभिक का खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किसने किया था? क्या होगा आंसर? रदरफोर्ड। टॉमसन के अनुसार, सुनना, किसके अनुसार? टॉमसन। टॉमसन क्या बोल करके गए थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सुनो इधर रे लड़का लोग इधर। टॉमसन बोल करके गए थे बाबू कि प्लस और माइनस जो होते हैं बाबू परमाणु के सभी भाग में फैले हुए रहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि मध्य भाग में ही सिर्फ प्लस चार्ज रहता है। रदरफोर्ड बोल रहे हैं परमाणु के बीच में प्लस चार्ज रहता है, लेकिन टॉमसन क्या बोल करके गए थे? टॉमसन का परमाणु मॉडल अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले। टॉमसन बोल करके गए थे कि माइनस प्लस जो रहते हैं परमाणु के सभी भाग में विस्तृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं? प्लस चार्ज जो रहते हैं मध्य भाग में रहते हैं, इनका बीच वाला भाग क्या रहता है? रिक्त रहता है, खाली रहता है। कौन बोल रहा है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है और उसके मध्य भाग में प्लस चार्ज रहता है। यही बोल रहे हैं रदरफोर्ड। टॉमसन के अनुसार प्लस माइनस हर जगह विस्तृत रहता है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार प्लस मध्य भाग में स्थित रहता है। ओके, तो नाभिक का इसी प्लस चार्ज को क्या बोला गया है? ना, इसी धनावेशित भाग को क्या बोला गया रे? नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया? मतलब रदरफोर्ड ने, कभी नहीं बोलना। ठीक, अब लिखो रदरफोर्ड का परमाणु रूप क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु रूप क्या है? क्वेश्चन, रदरफोर्ड का परमाणु रूप क्या है?
लिखो। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित है। सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। होता है। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ स्थापित रहता है? नाभिक में। कभी नहीं बोलना, पूछ देंगे कल के डेट में कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ संचित रहता है? नाभिक। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ओके। नंबर 2, परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहते हैं। खाली रहता है तब ना निकल जाता है किरण। नो, हाँ हाँ। नंबर 2, नंबर 3 परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समान मतलब बराबर। अगर यदि हम बोल देंगे वो बराबर सब बराबर परमाणु है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बाबू। इधर सुनो रे लड़का लोग, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 10 ही प्रोटॉन यार। रदरफोर्ड क्या बोल करके गए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 10 ही। 12 देंगे इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे 12 इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या रखना। अरे यार 12 ही होगा यार, समान बोला है। रदरफोर्ड बोल के गए, सत्यापित करके गए क्या कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर यदि किसी परमाणु में 22 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 22। 20 इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन होंगे? अगर 20 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा यार? 20 होगा। 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन, 21 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन 21 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन 21। यार समझो थोड़ा सा। नंबर 4, नाभिक का आयतन। किसका आयतन? नाभिक का। इसके मध्य भाग में बहुत छोटा सा एक नाभिक आता है, बहुत छोटी सी नाभिक का। मतलब परमाणु कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, जबकि नाभिक तो बहुत छोटी है ना। वही बोला कि नाभिक का आयतन परमाणु से बहुत नगण्य होता है, बहुत छोटा। एकदम 10 केजी का ले रहे हैं, 10 केजी का बहुत बड़ा गोला ले रहे हैं, उसमें बहुत छोटा होगा एक। हाँ, छोटा सा एक नाभिक होगा उसमें, बहुत छोटा। 10 केजी का बहुत बड़ा है, उसमें छोटा सा नाभिक रहता है। आयतन कितना? बहुत कम है इसका।
परमाणु के तुलना में नाभिक का आयतन क्या होता है? छोटा। पूछ लेंगे कल के डेट में कि नाभिक का एक बहुत बड़ा परमाणु है, तो किसका आयतन बड़ा है, किसका आयतन कम है? नाभिक का आयतन कम और परमाणु का आयतन बड़ा। याद रखना। तो क्या लिखा रहे हैं? नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से काफी कम होता है। काफी कम होता है। नाभिक बहुत छोटा होता है यार, तो आयतन भी कम होगा ना। नंबर 5, नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के वृत्तीय पथ पर घूमती है। क्या बोले हम? क्या सुना तुम? इलेक्ट्रॉन क्या नो? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, इधर सुनो, नाभिक के वृत्तीय पथ पर घूमती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर कौन बोले हैं? रदरफोर्ड। कौन सिद्ध करके गए हैं? रदरफोर्ड बोले हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। तुम लोग की किताब में भी ये फिगर देखो है ना। ये 5 बिंदु बोल करके गए हैं। क्या क्या बोल करके गए हैं? क्या क्या बोल करके गए हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या है? देखो एक बार ठीक ढंग से। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है कहाँ संचित रहता है? नाभिक में। कितना केजी का है, कितना आयतन का है, उसका वजन कहाँ रहता है? नाभिक में। द्वितीय बात क्या बोले? इनका अधिकांश भाग क्या रहते हैं? सब खाली। तीसरा भाग क्या होते हैं? द्वितीय बात बोल करके गए खाली होता है, रिक्त होता है। तृतीय बात क्या बोल करके गए? हाँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कौन रहते हैं? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन भी क्या होंगे? 10 ही होंगे। तृतीय बात हुआ। चतुर्थ बात क्या लिखा है? सुनो। हाँ, नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के आयतन से बहुत कम, काफी कम होता है। पंचम बात क्या बोले हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होती है बाबू नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमती है। याद होगा रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत की नहीं? याद हो जाना चाहिए। कल के डेट में पूछेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है, तुम बतलाएगा क्या? पॉइंट नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चारों दिशा नाभिक के चारों ओर घूमती है। नंबर 1 क्या है? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित रहता है। यही 5 पॉइंट बोलना है तुम लोग। ठीक, ओके। आज की क्लास में यहीं तक। उसके बाद कल देखेंगे हम लोग। कुछ घर के लिए लिख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिखो घर के लिए। हाँ, घर के लिए क्वेश्चन लिखो।
इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार का सवाल हम लोग बना लिए। अगर नहीं हुआ तो कल के डेट में बतला देंगे, ठीक? अगर भूल गया है तो। ओके, ये 3 क्वेश्चन रहा घर के लिए, और लिखा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया नु। अब उनके दोस्त को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आएगा। क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं यार? हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो अपने परिवार से पूछना, किसी भैया से, दीदी से, इससे, उससे, ठीक? किसी से भी पूछ सकता है। आज यहीं तक रहने दो। न्यूट्रॉन होते हैं। चलो मन से पढ़ो किताब को, अपने से रीड करो, ठीक लो। आज यहीं तक।